बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुख समृद्धि में। नरेश जी, आपका एक बार फिर हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नरेश जी, आप हमें वास्तु के बारे में जानकारी दे रहे हैं, वास्तु दोषों के बारे में बता रहे हैं। तो आज मैं आपसे एक जनरल सा सवाल करना चाहूंगी जो हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, जिसका जवाब वो ये कि वास्तु दोष की क्या पहचान हो सकती है, कैसे कोई ये जाने कि उसके घर में वास्तु दोष है। सबसे बड़ी बात तो मैं हमेशा बात बोलता हूँ कि हम वास्तु वाले को भी बुला लेते हैं या इन सब चीज़ों में जाना शुरू कर देते हैं, हमें दरअसल यही नहीं मालूम होता कि समस्या कहाँ पर है। जी। तो वास्तु कंसल्टेंट को बुलाने से पहले हमें अगर ये पता लग जाए कि क्या ये समस्या वास्तु की ही है, यानी कहने का तात्पर्य कि हमें वास्तु दोष का कैसे पता लगे। इसका बड़ा सिंपल सी बातें हैं। जब कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक, ईमानदारी, मेहनत से काम करने के बावजूद भी फेल हो जाए, असफल हो जाए, या यूं कहिए कि जिस चीज़ को वो डिजर्व करता है, जिसके वो योग्य है, जिसके वो लायक है, और वो चीज़ भी उसको नहीं मिलती या उससे कम योग्य लोग उससे ज़्यादा आगे निकल गए हैं कम एफर्ट्स के बावजूद भी। एक दूसरी बात कि जब किसी व्यक्ति को अपने व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, निरंतर कर्जा हो रहा है, या उसके मान सम्मान में कमी हो गई है, लगातार कोई बीमारी होती जा रही है, मेडिकल बिल्स बनते जा रहे हैं जी। तब हम ये मान सकते हैं कि उसके घर में वास्तु दोष है। अवश्य ही है, पक्के तौर पे कोई ना कोई वास्तु दोष है। हम देखते हैं कई बार हम पंडित के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं कि पंडित कहता है कि राजयोग बनेगा, गजकेसरी योग बनेगा, या आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, या चमकने वाली है, या समय तो बहुत अच्छा है। तो आप प्रैक्टिकली फील करें कि समय बहुत बुरा है या उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा ये दावा कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके बताने से ज्यादा तो आप खुद उसको स्वयं से भुगत रहे हैं, तो आपको ज्यादा पता है जी कि समय आपका अच्छा है या बुरा। दूसरी बात आप ये देखते हैं कि आप बहुत पूजा पाठ भी कर रहे हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, जी। कभी गंगा जी जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, बिल्कुल। उसके बावजूद भी आपको उसका जब उसका फायदा नहीं मिल रहा है, आप उल्टा कभी कभी और ज्यादा दुखी होते चले आते हैं। तब हमें ये मानना चाहिए कि हमारे जो घर है वो पूर्ण रूप से वास्तु युक्त है, वास्तु दोष युक्त है। बिल्कुल, यानी कि व्यक्ति खुद ही समझ सकता है कि उसके घर में वास्तु दोष है या नहीं। जिस तरह से आपने बताया है कि सचमुच ऐसा होता है कि व्यक्ति जानता है कि उसे कहाँ होना चाहिए था, उसे क्या मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसे वो चीज नहीं मिल पाती, यानी कि वो वास्तु दोष ही है जो उसके जीवन में लगातार रुकावट डाल रही है। तो उस वास्तु दोष को दूर करना बहुत जरूरी हो जाता है, ये पहचान कर कि आखिर क्या वास्तु दोष है। हमारे पास बहुत से पत्र और ईमेल्स भी आए हुए हैं। जैसे एक ईमेल हमें भेजा है निमिषा ने रांची से। इन्होंने पूछा है कि मंडेरियन डव या लव बर्ड क्या एक ही बात है, इन्हें घर में कहाँ पर रखना चाहिए? मंडेरियन नग और लव बर्ड में थोड़ा सा अंतर क्या है, दोनों का काम एक ही है, दोनों का फंक्शन एक ही है, यानी दोनों ही दवाइयां हैं जो एक ही बीमारी के लिए काम करती हैं। वो क्या, लव बर्ड होते हैं, हम देखें जो कबूतर से होते हैं, जो अपना एक जिसे प्रेमी परिंदे भी बोल देते हैं, आपस में प्यार करते हुए, वो लगाने से, यानी उसको बोलते हैं लव बर्ड। कोई भी हो सकता है, वो दो तोते भी हो सकते हैं, दो कबूतर भी हो सकते हैं, दो चिड़िया भी हो सकती हैं, वो लव बर्ड कहलाएंगे। एक मंडेरियन डक की बात कर रहे हैं, डक मतलब थोड़ा बत्तख जैसी होती है वो, उनमें दो होती है, एक मेल एक फीमेल। उसकी पहचान ऐसी रहती है कि जो मेल होता है उसकी चोंच जो है आगे से काले रंग की रहती है, और ये एक पर्टिकुलर एक लकड़ी होती है, जैसे हमारे यहाँ भारत के अंदर चंदन की लकड़ी का विशेष महत्व है, ठीक इसी तरीके से एक चाइनीज एक वुड होती है, उसके ये बना हुआ होता है। इसको हम लगाते हैं साउथ वेस्ट में, बेडरूम के साउथ वेस्ट में लगाते हैं, जहाँ कपल, यहाँ दंपति जहाँ रहते हैं उनके लिए लगाया जाता है ये। और लव बर्ड कोई भी दो लोग प्यार करते हैं, ये गिफ्ट भी दिया जाता है, वो वहाँ पे लगाया जा सकता है। ये रोमांस का बेसिकली प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है। और मैं टोटल हमेशा बात बोलता हूँ कि इसके अंदर आप उसको लगाने में नर और मादा, मेल और फीमेल में दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए, या जो पार्टनरशिप है या दोस्ती है उनके बीच में, उसके लिए बढ़िया है जी। यानी बहुत ही जो आम समस्या है आजकल की, जो क्लेश होते हैं घरों में, पति पत्नी के बीच नहीं बनती है, तो इस तरह अगर लव बर्ड अपने घर में लगा लेते हैं, अपने रूम में लगाते हैं, तो उन्हें काफी फायदा हो सकता है, उनके रिलेशन काफी स्ट्रांग हो सकते हैं। बिल्कुल
जी, एक और सवाल है हमारे पास, ये है प्रिया शर्मा का। ये दिल्ली से ही है। इन्होंने लिखा है कि मेरी एक सहेली है, मुंबई से मेरे पास आई है। उसने मुझे उपहार में इम्पोर्टेड कैंची व अन्य कई चीज़ें दी हैं। किसी ने कहा है कि कैंची उपहार में देना अच्छा नहीं होता, क्या मैं ये कैंची वापस कर दूं? कृपया बताएं मैं इसका क्या करूं? कैंची हो या नेल कटर हो या नाइफ, ये चाकू बोलते हैं, जी। या इस टाइप की कोई भी चीज़ जो कि कट करती हैं, कटिंग्स करती हैं, वो एक दूसरे को कभी भी गिफ्ट में या उपहार में ना तो देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। क्योंकि आपकी सहेली हैं, बाहर से विदेश से लाई हैं, तो आपने ले लिया और आपके मन में वहम आ गया कि अब इसका क्या करें। जी। आप एक काम इसमें सीधे सीधे कर दीजिए कि आप उनको इसकी कीमत जोड़ दे दें, उपहार में ना लें। जी। आप उनको वापस देना तो ठीक नहीं, जी। लेकिन आप उनको कुछ भी कीमत दे दीजिए, और जब वो पूछे भी ऐसा क्यों है, तो आप मेरा नाम ले सकते हैं या किसी भी इस तरीके से। जी, यदि मान लीजिए वो कैंची 1000 रुपये की है या 500 रुपये की है, आप भले उनको 50 रुपये दे दीजिए, थोड़ी सी कीमत, कुछ भी कीमत है, यानी आपने वो चीज़ परचेज की है, ना कि फ्री में ली है, ना कि गिफ्ट में ली है। जी। ये कर दीजिए। और नरेश जी, अगर ऐसी चीजें कोई गिफ्ट में ले लेता है, बाय द वे, चाहे जाने अनजाने में ले ले, तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है? किस तरह से ये नुकसान पहुंचा सकती है? उसी से ही संबंध खराब हो जाते हैं जिसने दिया ही, उसी से बजाय दोस्ती बनने के बिगड़ जाती है, उसी के ही लेकर के कुछ गलतफहमी मन में आ जाती है। जी। यानी उसी उन दोनों के बीच में ही कैंची चल जाती है। बिल्कुल, यानी सबसे पहले तो उस व्यक्ति से ही संबंध खराब होंगे जिसने आपको इस तरह की कोई नुकीली या धारदार चीज गिफ्ट में की है। इसलिए चाहे थोड़े से ही पैसे दें, उस चीज के पैसे जरूर दें जो आपको काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे आपके रिलेशन भी बने रहेंगे और वो चीज भी आपके काम आएगी। एक और हमारे पास सवाल है जो कि बहुत ही आम सवाल है नरेश जी, ज्यादातर लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। विंड चाइम के बारे में ये सवाल है। विंड चाइम लोग अपने घरों में लगाना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज रहते हैं कि कितनी उसमें रॉड्स होने चाहिए और कितनी रॉड्स का क्या प्रभाव होता है। तो हमारे पास जो रमेश जी का सवाल है वो भी यही है कि क्या 4 रॉड वाली विंड चाइम्स घर में लगानी चाहिए या नहीं? रमेश जी, आपने जो बात की विंड चाइम की, विंड चाइम एक फेंग शुई का बहुत महत्वपूर्ण गैजेट है। इसको ऐसे ही जहाँ मर्जी नहीं लगा देना चाहिए, फिर भी आपने लगानी ही है, एक शौक के तरीके से कह लीजिए, या कुछ लोग खाली देखते ही हैं, या बाजार में अवेलेबल होती है, या गिफ्ट मिल जाता है, तो इसलिए इसको लोग लगा लेते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि 4 रॉड की विंड चाइम कभी भी किसी भी तरीके से नहीं लगानी चाहिए। उसको इमीडिएट, आपको मैं तो यही सलाह दूंगा कि उसको फेंक दीजिए, वो किसी काम की नहीं है। ये तो क्या बोलेंगे इसको कि गलत ही है जी, बहुत ज़्यादा गलत है। आप 5 रॉड की लगाइए, 6 रॉड की लगाइए, इसमें अलग अलग इसकी डायरेक्शंस होती हैं। यदि आपने विंड चाइम नॉर्थ दिशा में लगानी है तो ये ब्लैक कलर की लगाएं या सिल्वर कलर की लगाएं और लोहे की लगाएं। नरेश जी, एक बार फिर हम कहना चाहेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। उनके जीवन में सुख समृद्धि आ रही है आपकी इस जानकारी से। नमस्कार। नमस्कार। यदि आप रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, भारतीय विकास परिषद, किसी स्कूल या कॉलेज या फिर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन या किसी भी अन्य संस्था में निशुल्क वास्तु वर्कशॉप या प्रोग्राम कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 9717171010 यानी कि 9717171010 या फिर 9810290286। और हमारा वेबसाइट एड्रेस भी आप नोट कर सकते हैं जो है www.vastunaresh singhal.com।